Assalamu alaikum, dear students, and welcome back to the online lecture series of routing and switching. In the last class, we studied about different protocols and we studied about host, the difference between the host and sender and the receiver. And also we learned that how our system encode the message we want to send to the receiver. मैंने आप लोगों को डिफरेंट स्टेप्स समझाए कि इनकोडिंग में कौन कौन से स्टेप्स इंक्लूडेड होते हैं, हर स्टेप के क्या तरीका होता है, हमें कौन से प्रोटोकॉल्स इस्तेमाल करने होते हैं या बैक एंड पर कौन से प्रोटोकॉल्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं हर लेयर के। मैंने आप लोगों को OSI लेयर्स और उसके अगेंस्ट यूज़ होने वाला प्रोटोकॉल वो बताया। इस तरीके से हम लोगों ने मैसेज की फॉर्मेटिंग को सीखा कि हमारा कंप्यूटर हमारे मैसेज को इनकोड करने के बाद अपने इनकैप्सुलेशन कैसे करता है, फॉर्मेट कैसे करता है, उसको अंडरस्टैंड कैसे करता है हमारे मैसेज को। उसके बाद हम लोगों ने कुछ टर्मिनोलॉजीज़ देखी कि हमारा मैसेज जो है वो डिवाइड होता है और हमारे मैसेज की टाइमिंग और एक्सेस मेथड, इसके अलावा हमारे मैसेज का फ़्लो कंट्रोल क्या होता है, रिस्पांस टाइम आउट क्या चीज़ होती है। और फिर उसके बाद हम लोगों ने मैसेज की कुछ टाइप्स पढ़ी, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट। इसका डिफरेंस बताया आप लोगों को विद एग्जांपल। उसके बाद हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा दैट वाज प्रोटोकॉल स्वीट्स, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को OSI लेयर के अगेंस्ट कौन कौन से प्रोटोकॉल्स यूज़ हो रहे होते हैं वो बताए, ठीक है। और स्टूडेंट्स ये प्रोटोकॉल्स ये आप लोगों के साथ मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, और ये जो प्रोटोकॉल स्वीट हैं इनको इन डिटेल पढ़ना जो है वो दैट वाज द पार्ट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स कोर्स। लेकिन स्टिल इफ़ यू वांट मी टू रिकवर दिस थिंग तो आप मुझे बता सकते हो, मैं ये चीज़ जो है दोबारा रिपीट कर दूंगी विद वन लाइन डेफिनेशन, ठीक है। और इन प्रोटोकॉल्स को जो है मैं डिफ़ाइन भी कर दूंगी, और ये आप देख सकते हो कि किस लेयर के अगेंस्ट हमारा कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है, ठीक है। ये FTP है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, HTTP है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसी तरीके से मुख्तलिफ UDP है, TCP है, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP हमने पढ़ा था, मैक एड्रेसेस पढ़े थे एंड ऑल। उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशंस को हम लोगों ने ओवरव्यू लिया था। OSI हम लोगों ने OSI और IEEE का नाम हम लोगों ने पहले सुना हुआ है। ISOC, IAB, IETF ये ऑर्गेनाइजेशंस हमारे लिए न्यू थी, इनका क्या रोल है और ये बेसिकली किस पर्पस के लिए जो है जनरेट की गई हैं, वो पर्पस हमने डिस्कस किया। उसके बाद IEEE के जो कुछ प्रोटोकॉल्स थे वो मैंने आप लोगों के साथ, जिनको हम लोग वर्किंग ग्रुप्स भी कहते हैं या स्टडी ग्रुप्स भी कहते हैं, आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस किए। ये प्रोटोकॉल्स जो है हम ऑलरेडी नेटवर्क की क्लास में जो है कवर कर चुके थे, उसका ये मेन पार्ट था। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमारा कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो एक प्री रैक है इस सब्जेक्ट का, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे भी रीकैप ले लिया। उसके बाद जहाँ पे हमारा कल लेक्चर कंप्लीट हुआ था दैट वाज बेनिफिट्स ऑफ लेयर्ड मॉडल, ठीक है। यहाँ तक हम लोग कवर कर चुके थे, और मैं आप लोगों को बता रही थी कि TCP IP का जो हमारे पास प्रोटोकॉल स्वीट है वो कौन से OSI मॉडल की कौन सी लेयर के अगेंस्ट जो है वो यूज़ होता है और उसका क्या काम है। उसकी जो यूजेज है वो हम लोग अपने लेक्चर के लास्ट में डिस्कस कर रहे थे जब हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ था। तो उसके बाद आज हमने एक नई चीज़ स्टार्ट करनी है जो स्टूडेंट्स आप लोगों ने पहले नहीं पढ़ी होगी। दिस इज एन एडवांस लेवल ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। कंप्यूटर नेटवर्क्स में हम यहाँ तक तो चीज़ें हम लोगों ने देखी थी कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन TCP IP। TCP IP कहाँ यूज़ होते हैं, कौन सी OSI लेयर के अगेंस्ट कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होता है, हमारे पास कौन कौन से प्रोटोकॉल्स होते हैं, उनका क्या पर्पस होता है। ये चीज़ें तो हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई हैं, लेकिन सिस्को iOS के नाम से आपने पहले कोई चीज़ नहीं सुनी होगी, तो इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि बेसिकली किस लिए है और इसका क्या पर्पस है। iOS बेसिकली स्टैंड्स फॉर इंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। OS तो आप लोगों ने पहले सुना होगा ऑपरेटिंग सिस्टम, दिस इज iOS इंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो सिस्को iOS बेसिकली है क्या चीज़, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं और उसके बाद देख लेते हैं कि ये किन चीज़ों से मिलकर बनता है। ऑल नेटवर्किंग इक्विपमेंट डिपेंड अपॉन ऑपरेटिंग सिस्टम।
हमारे पास जितनी भी नेटवर्किंग इक्विपमेंट्स होती हैं, ठीक है, वो बेसिकली कुछ डिवाइसेस के ऊपर या कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं, ठीक है। वी हैव एंड यूज़र्स, वी हैव स्विचेस। एंड यूज़र्स कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? हम लोग। जैसे मैं नेटवर्क यूज़ कर रही हूँ और मैं डेटा आप लोगों तक सेंड कर रही हूँ, और आप जो है वो जूम के थ्रू डेटा मुझसे रिसीव कर रहे हैं, तो बेसिकली वी बोथ आर एंड यूज़र्स। मैं एंड यूज़र हूँ, अगर सेंडर है तो वो भी एंड यूज़र है, अगर रिसीवर है तो वो भी एंड यूज़र है, ठीक है। दरमियान में मेरा डेटा जितने भी स्विचेस से, राउटर से और एक्सेस पॉइंट से और फायरवॉल से क्रॉस होके गुजर रहा है, दैट इज़ ऑल्सो अ इक्विपमेंट, ठीक है। लेकिन एंड यूज़र्स हम किसको कहेंगे? जो डेटा को यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं डेटा आपके साथ सेंड कर रही हूँ, आप तक सेंड कर रही हूँ, तो आई एम एंड यूज़र। एंड ऑन द अदर हैंड, इफ़ यू आर रिसीवर, यू आर रिसीविंग द डेटा सेंड बाय मी, तो आप भी एंड यूज़र हो, ठीक है। हम लोग एंड यूज़र जो है अक्सर जो है एंड यूज़र्स हमारे सिस्टम्स भी होते हैं, कि जब हम अपना डेटा फ्रॉम सिस्टम टू सिस्टम जो है वो सेंड कर रहे होते हैं, तो उसमें जो सिस्टम हमारा सेंडर होता है या जो होस्ट कर रहा होता है डेटा को, वो सिस्टम हमारा एंड यूज़र होता है। और दूसरी तरफ जो हमारा सिस्टम रिसीव कर रहा होता है आखिर में डेटा, मतलब लास्ट नोड हमारा जो डेटा रिसीव कर रहा होता है, अपने पास मैनिपुलेट कर रहा होता है, सेव कर रहा होता है, उसको हम एंड यूज़र कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा और कौन सी इक्विपमेंट्स जो हैं वो इंक्लूडेड होती हैं? उसके अलावा हमारे पास स्विचेस हैं, हमारे पास राउटर्स हैं, हमारे पास वायरलेस एक्सेस पॉइंट्स हैं। स्टूडेंट्स, स्विचेस, राउटर्स क्या होते हैं, स्विचेस क्या होते हैं, इनका डिफरेंस क्या है आपस में, हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसलिए मैं इस पे जो है ज़्यादा टाइम नहीं दूंगी। उसके बाद हमारे पास है वायरलेस एक्सेस पॉइंट्स। वायरलेस एक्सेस पॉइंट्स भी हम अपनी प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। फायरवॉल्स एक नया वर्ड है जो हम लोग पहले डिस्कस नहीं कर चुके। स्टूडेंट, आप लोगों ने ये नाम पहले सुना होगा, ये नाम जो है वो सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। देखो, हम लोग जब नेट से कनेक्टेड होते हैं ना, तो अक्सर इंटरनेट के थ्रू जो है वो वायरस भी रोटेट कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल, कोई पेज ऐसा होता है या कोई लिंक ऐसा होता है या कोई ईमेल ऐसी होती है जो विच कंटेन्स वायरस, या ऐसा भी हो सकता है कि मैंने आपके साथ कोई ऐसी फाइल शेयर की हो जिसमें मेरे सिस्टम में वायरस था, तो उस फाइल में भी वायरस ट्रांसफ़र हुआ, ठीक है। और फाइल मैंने जब आपके साथ शेयर की तो अननोइंगली, मुझे नहीं पता था कि मेरे सिस्टम में वायरस है या मेरी फाइल में वायरस है, तो मैंने आपके साथ जब वो फाइल शेयर की तो वायरस जो है वो ट्रांसफ़र हुआ ओवर द इंटरनेट। अब अगर हमारे पास फायरवॉल नहीं होगी तो आप वो फाइल डाउनलोड करोगे अपने सिस्टम पे, जो अब उसको उसको सेव करोगे तो वायरस आपके सिस्टम पे भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। यहाँ पे फायरवॉल जो है वो इंटरनेट से कनेक्टेड आपकी साइड से एक शील्ड होगी जो आपके सिस्टम को वायरस से प्रोटेक्ट करेगी। अगर आपके पास कोई फायरवॉल जो है वो इंस्टॉल्ड होगी तो आपका सिस्टम जो है वो फ़ौरन से एक अलार्मिंग मैसेज डिस्प्ले करेगा कि दिस थिंग या दिस मैसेज या दिस ईमेल या दिस फाइल कंटेन्स अ वायरस, तो इट इज़ नॉट सेफ टू ओपन, या इस तरीके के मुख्तलिफ मैसेजेस अकॉर्डिंग टू द कंपनी और अकॉर्डिंग टू द ओनर जो उन्होंने डिस्क्राइब किया है, वो मैसेज डिस्प्ले हो जाएंगे आपकी तरफ, ठीक है। तो बेसिकली फायरवॉल जो है वो आपको एक शील्ड प्रोवाइड कर रही होती है। अच्छा, इसी तरीके से आप लोगों ने मुख्तलिफ वायरस स्कैनर्स के बारे में सुना होगा, वायरस डिटेक्टर्स के बारे में सुना होगा, एंटी वायरसेस के बारे में सुना होगा, जो अब आपके सिस्टम को स्कैन करते हैं, आपके डिस्क को स्कैन करते हैं, स्कैन करने के बाद आइडेंटिफाई करते हैं वेदर योर सिस्टम कंटेन्स वायरस और नॉट, ठीक है। और उसके बाद दे ऑल्सो रिजॉल्व दैट इशू, ठीक है। उसके मुख्तलिफ ऑप्शन होते हैं आपके पास, इधर यू कैन डिलीट दैट फाइल, अगर वो फाइल रिकवरेबल है तो उस फाइल को जो है वो वायरस से रिकवर कर लिया जाता है। अगर वो अनरिकवरेबल है तो वो फिर आपकी फ़ाइल जो है वो डिलीट करनी पड़ती है, ठीक है। और इसका बहुत ही आपके सिस्टम पे वायरस जो है, आपके सिस्टम में वायरस है या नहीं, इसकी बहुत ही सिंपल एक निशानदेही ये है कि आपके सिस्टम के ऊपर या आपकी फ़ाइल्स जो आपके पास आपके कंप्यूटर में सेव्ड हैं, अगर ख़ुद ब खुद उनके शॉर्टकट्स बन जाते हैं या आपके पास कुछ अननोन फाइल्स बन जाती हैं। देखो, फॉर एग्जांपल, आप लोग देखते हो कि जब आप यूएसबी कनेक्ट करते हो, यूएसबी इज़ अ वेरी कॉमन सोर्स ऑफ वायरस, क्योंकि यूएसबी जो है वो मल्टी लैपटॉप से अटैच हो रही होती है। मैंने अपने लैपटॉप से अटैच की,
आपके साथ डेटा शेयर करने के लिए। अगर फॉर एग्जांपल मेरे कंप्यूटर पे वायरस नहीं भी था, मैंने आपके साथ डेटा शेयर किया आपकी यूएसबी के थ्रू, ठीक है। जब यूएसबी मैंने अपने सिस्टम के साथ लगाई, अगर तो यूएसबी में वायरस था तो मेरे सिस्टम में वायरस मुंतकिल हो गया, ठीक है। तो यूएसबी इज़ अ वेरी कॉमन सोर्स, और अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि यूएसबी की फाइल जब ओपन करते हैं तो उसमें कुछ अननोइंगली टेम्प फाइल्स बन जाती हैं, या कुछ ऐसी फाइल्स बन जाती हैं जो कि ना ओपन हो रही होती हैं, ना जो है वो डिलीट हो पा रही होती है, वो खुद ब खुद बन जाती हैं। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को वो समझ नहीं आ रही वो क्या चीज़ है, तो दैट इज़ एन आइडेंटिफिकेशन कि आपके सिस्टम के ऊपर वायरस मौजूद है, या आपकी वो यूएसबी या वो डिस्क वायरस इन्फेक्टेड है, ठीक है। तो ये बहुत ही कॉमन आइडेंटिफाइबल है। अच्छा, उसके बाद हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, हम लोगों ने देखा कि iOS बेसिकली क्या चीज़ है। तो iOS इंटर हमारे पास iOS क्या चीज़ है, इंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अंदर हमारे पास कौन सी डिवाइसेस या कौन सी इक्विपमेंट्स इंक्लूडेड होती है। हमारे पास एंड यूजर्स होते हैं, स्विचेस होते हैं, राउटर्स होते हैं, वायरलेस एक्सेस पॉइंट्स होते हैं, और वायरफॉल्स होते हैं, फायरवॉल्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद सिस्को इंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ कलेक्शन ऑफ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम यूज्ड ऑन सिस्को डिवाइसेस। देखो, हमारे पास सिस्को इंटर नेटवर्क का आपका मतलब समझ आ रहा है ना। इंटर नेटवर्क का वर्ड कहाँ यूज़ होता है, जहाँ इंटरनेट आपस में कनेक्टेड हो, ठीक है। इंटर का वर्ड जो है वो बेसिकली कनेक्शन का वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं। तो जो नेटवर्क आपस में कनेक्टेड हो, दैट इज़ अ इंटर नेटवर्क, ठीक है। तो सिस्को इंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ कलेक्शन ऑफ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। जो हमारे पास CIOS है, सिस्को इंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, CIOS जो हमारे पास है, ये क्या चीज़ है, ये कलेक्शन है कुछ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो कि यूज़ होते हैं ऑन सिस्को डिवाइसेस, ठीक है। उसके बाद देखो, आप ये ऑपरेटिंग सिस्टम ये देख सकते हो। आप लोगों ने ये इमेज जो है वो इससे पहले अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम की क्लास में देखी होगी। देखो, ये ऑपरेटिंग सिस्टम की हमारे पास मुख्तलिफ लेयर्स होती हैं, ठीक है। जिसमें सबसे आउटर लेयर जो आपके पास होती है, दैट इज़ हार्डवेयर। यहाँ पे आपको सबसे इनर लेयर श्योर की हुई है ना, नहीं, ये सबसे आउटर लेयर होती है, जो हार्डवेयर आपके पास है, जिस पे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली बच्चों क्या चीज़ होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ मीडियम या इज़ अ लेयर बिटवीन यूज़र एंड द हार्डवेयर। अगर जब तक आपके हार्डवेयर के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड नहीं होगा, आपका हार्डवेयर जो है वो इंटरैक्टिव नहीं होगा, आप उसको यूज़ नहीं कर सकोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप नया लैपटॉप जो है आप लोगों ने ख़रीदा है, किसी ने ख़रीदा है, तो जब तक आप उसके ऊपर विंडोज़ इंस्टॉल नहीं करोगे, आप उस लैपटॉप को यूज़ नहीं कर सकोगे, ठीक है। वो इंटरैक्टिव नहीं है, वो वर्केबल नहीं है, ठीक है। सो आपके दरमियान वी आर दी एंड यूज़र, वी आर दी यूज़र, ठीक है। हमारे और हार्डवेयर के दरमियान जो इंटरैक्ट कराने के लिए मीडियम है, दैट इज़ बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। और ऑपरेटिंग सिस्टम हर डिवाइस के ऊपर इंस्टॉल्ड होता है, चाहे वो हमारे पास लैपटॉप्स हों, मोबाइल्स हों, हमारे पास टैबलेट्स हों, और भी जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं हमारे पास, दैट इज़ इंटरैक्टेबल, दैट कंटेन सम सॉर्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम भी मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, जैसे आप देख सकते हो कि वी हैव एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम जो मोस्ट कॉमन है। उसके बाद वी हैव iOS जो हमारे एप्पल प्रोडक्ट्स पे होते हैं, इंस्टॉल्ड होता है। फिर उसके बाद हमारे पास लैपटॉप्स पे देखा जाए तो वी हैव विंडोज़, देन वी हैव different version of Windows, and then we have Ubuntu, we have what we call it, we have Unix, we have Linux। तो ये मुख्तलिफ हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली उनकी फंक्शनैलिटी अलग होती है, उनका इंटरफेस अलग होता है। जैसे विंडो, जैसे सबसे पहला जो हमारे पास आया था ऑपरेटिंग, दैट वाज डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। आप लोगों को याद पड़ेगा, अगर आप लोगों ने 9th और 10th में अगर आप लोगों ने कंप्यूटर साइंस पढ़ी है, तो वहाँ पे आप लोगों को इन द स्टार्ट द वेरी फर्स्ट थिंग जो सिखाई जाती है, दैट इज डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। कि आपके पास कुछ ऐसी ब्लैक स्क्रीन होती थी और उसके ऊपर आप कोडिंग करते थे एंड ऑल, ठीक है। तो वो जो बेसिकली दैट इज़ डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके साथ फिर जो जो टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, उसके बाद विंडोज़ आई। The first Windows which came, I don't remember, लेकिन the most popular of 90s was Windows XP। Windows XP जो है 90s में most popular Windows थी। और अगर तब के लिहाज से देखा जाए तो वो Windows बहुत बेहतर थी, बिकॉज वो जल्दी क्रैश नहीं होती थी, ठीक है। तो उसके बाद Windows 2000 आई, उसके बाद Windows 2004 आई, Windows Vista आई, और आजकल जो लेटेस्ट चल रही है दैट इज़ आई थिंक Windows 10, राइट।
अच्छा, तो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारी होती है, जो विंडोज़ है फॉर एग्जांपल, तो मैं स्पेसिफिकली किसी एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम नहीं लूँगी कि विंडोज़ की बात करूँ या मैं लिनक्स की बात करूँ या मैं यूनिक्स की बात करूँ। मैं स्पेसिफिकली अ जनरल टर्म दैट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम या ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्ड यूज़ करूँगी। सो ऑपरेटिंग सिस्टम चाहे जिस तरह का भी हो, चाहे वो लिनक्स हो, चाहे वो यूनिक्स हो, चाहे वो विंडोज़ हो, उसकी कुछ लेयर्स होती हैं, ठीक है। सो द आउटर मोस्ट लेयर इज़ द हार्डवेयर एंड देन वी हैव कर्नल एंड देन वी हैव शेल। शेल के अंदर हमारे पास वो कुछ कमांड्स होती हैं जो सिस्टम खुद यूज़ कर रहा होता है टू इंटरैक्ट विद अदर सिस्टम, ठीक है, या टू क्या कह सकते हैं उसको, ताकि वो उन कमांड्स के थ्रू जो है वो डेटा पास कर सके और डेटा रिसीव कर सके। कर्नल जो है वो बेसिकली द कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती है कि किस वक्त किस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है, किस वक्त किस प्रोसेस को इंटरप्ट करना है। ये थोड़ा सा हमारा जो ये वाला टॉपिक है दैट इज़ कनेक्टेड विद ऑपरेटिंग सिस्टम। आप लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ा होगा, वी हैव डिफरेंट प्रोसेसेस एंड वी हैव डिफरेंट स्केजुलर्स, और कुछ प्रोसेसेस को कब रन करना है उनकी एक टाइमिंग होती है, कुछ प्रोसेस को कब इंटरप्ट करना है, प्रायोरिटी देनी है किस प्रोसेस को। तो ये सारी चीज़ें कौन कंट्रोल कर रहा होता है, ये कर्नल कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। और शेल हमारे पास क्या है, शेल में हमारे पास कुछ कमांड्स होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये तो हो गई इसकी डिफरेंट लेयरिंग, ठीक है। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन पढ़ लो। शेल द यूजर इंटरफेस दैट अलाउज यूजर टू रिक्वेस्ट स्पेसिफिक फ्रॉम द कंप्यूटर, दीज रिक्वेस्ट कैन बी मेड थ्रू इधर द CLI और GUI इंटरफेसेस। शेल जो है वो बेसिकली आपको एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है यूज़र को, ताकि आप कोई भी स्पेसिफिक टास्क को रिक्वेस्ट कर सको, यूज़र जो है वो रिक्वेस्ट कर सके, ठीक है। और उसके बाद वो कह रहे हैं कि दीज रिक्वेस्ट कैन बी मेड ईदर थ्रू CLI और GUI इंटरफेसेस, यानी दो तरह के इंटरफेसेस यहाँ पे हम लोगों ने देखे। वी हैव द फर्स्ट वन इज़ CLI एंड द सेकंड वन इज़ GUI। GUI इज़ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस एंड CLI इज़ आई गेस कमांड लाइन इंटरफेस, राइट। सो GUI जो हमारे पास, ये देखो आज जैसा इंटरेक्टिव हमारे पास सिस्टम है, हमारे पास जो है वो वी कैन क्या कहते हैं उसको हम लोग, बाय क्लिक वी कैन यूज़ द थिंग्स, ठीक है। मतलब इंटरेक्टिव है हमारा बहुत ज़्यादा सिस्टम, ठीक है। वी कैन क्लिक, वी कैन ओपन, वी कैन क्लोज, हमें कमांड्स नहीं लिखनी पड़ती हैं, सीधा आपने क्लिक किया, राइट क्लिक किया, ओपन किया, डिलीट किया, रीनेम किया। सो इट इज़ यूज़र इंटरेक्टिव, राइट, इसलिए इसको ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कहा गया है। और दूसरी साइड पर CLI इज़ कमांड लाइन इंटरफेस। इसमें बेसिकली क्या होता है, यू हैव अ ब्लैक स्क्रीन लाइक दिस, इस तरह की कुछ स्क्रीन होती है आपके पास, उसके ऊपर आप कमांड्स लिखते हो और जब उसको एग्जीक्यूट करते हो तो वो काम हो जाता है। तो ये तो हमें पता चल गया कि CLI इज़ फार फार डिफिकल्ट फ्रॉम GUI, ठीक है। GUI इज़ मोर यूज़र इंटरेक्टिव, राइट, इट इज़ मोर ईजी टू यूज़। अच्छा, कर्नल का मैंने आपको बता दिया, हार्डवेयर का मैंने आपको बता दिया। उसके बाद जो अगली चीज़ हमने पढ़नी है दैट इज़ iOS फंक्शन। स्टूडेंट्स, iOS की क्या डेफिनेशन थी, iOS की क्या एब्रीवेशन थी, इंटरनेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। इसको आपने अपने फिंगर टिप्स पे कर लेना है। सिस्को की क्या डेफिनेशन थी, सॉरी सिस्को की नहीं, सियोस की क्या डेफिनेशन थी हमारे पास, यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ी थी CIOS की डेफिनेशन, सिस्को इंटरनेट नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, CIOS, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो अगली चीज़ हमने पढ़नी है दैट इज़ iOS फंक्शंस। इसके फंक्शंस क्या है, इंटरनेट नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस क्या है हमारे पास, यहाँ से आप देख सकते हो। द फर्स्ट वन इज़ सिक्योरिटी, कि ये आपके सिस्टम को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दिया। द सेकेंड वन इज़ राउटिंग, ठीक है, कि इसके थ्रू आप डेटा सेंड कर सकते हो। उसके बाद यू हैव QoS, देन यू हैव एड्रेसिंग, देन यू हैव मैनेजिंग रिसोर्सेज एंड यू हैव इंटरफेस। देखो एड्रेसिंग पे कंफ्यूज ना होना, एड्रेसिंग इज़ द बेसिकली जो आपके पास डिफरेंट एड्रेसेस नहीं होते सिस्टम के, यू हैव मैक एड्रेस, यू हैव IP एड्रेस, यू हैव योर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, NIC कार्ड एड्रेस, ठीक है, तो जो कि यूनिक होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली कुछ फंक्शनैलिटीज़ हैं जो कौन प्रोवाइड करता है, हमें iOS प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके बाद मैनेजिंग रिसोर्सेज का यहाँ पे क्या मतलब है, ऑपरेटिंग सिस्टम में आप लोगों ने रिसोर्सेज का वर्ड सुना होगा, ठीक है। आपके कंप्यूटर के ऊपर जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं, फाइल्स हो गई, फाइल्स में मैं आप लोगों की टेक्स्ट भी इंक्लूड कर रही हूँ, इमेज भी इंक्लूड कर रही हूँ, वीडियोस भी इंक्लूड कर रही हूँ, जितनी तरह का डेटा आपका लैपटॉप पे मौजूद है उस सब को भी मैं एक रिसोर्सेज कहती हूँ, ठीक है। और इसके अलावा आपके कंप्यूटर के जितने भी फंक्शंस हैं, आपके पास प्रिंट स्क्रीन का फंक्शन है, स्केप का फंक्शन है, ओपन का फंक्शन है, रीनेम का फंक्शन है, जितने भी फंक्शंस प्रोवाइडेड हैं आपके लैपटॉप के ऊपर, आपके सिस्टम के ऊपर
जिस पर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है, वो सारे फंक्शंस भी एक रिसोर्सेज हैं। देखो बच्चों, रिसोर्स को आपने ना इस मायने में लेना है कि वो चीज़ जो आपको फ़ायदा दे सके, दैट इज़ अ रिसोर्स। ठीक है, तो आपने सिर्फ अपने माइंड को बाउंड नहीं कर लेना कि आपकी फाइल्स ही सिर्फ आपकी रिसोर्स है, बल्कि आपके सिस्टम के अंदर मौजूद हर फंक्शन आपके लिए एक रिसोर्स है। ठीक है, तो रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब ये है कि आपके पास जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको इस्तेमाल किया जाए विद द मैनेजमेंट ऑफ टाइम, दैट इज़ रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास इंटरफेस है। इंटरफेस तो आप समझते हो कि जो आपकी स्क्रीन है, दैट इज़ इंटरफेस बेसिकली। ठीक है, उसके बाद एक्सेसिंग एन iOS डिवाइस। हम लोगों ने देखा कि iOS क्या चीज़ है, iOS के क्या फंक्शंस हैं। ठीक है, दो चीज़ें देख ली। तीसरी क्या चीज़ है, कंसोल एक्सेस मेथड्स, यानी कि हमारे पास iOS जो डिवाइस है या iOS जो हमारे पास है उसके एक्सेस मेथड्स कितने हैं। अब हम एक्सेस मेथड्स को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, जब हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था वायरलेस और लैन को, तो वायरलेस एक्सेस मेथड्स हम लोगों ने पढ़े थे। इसी तरीके से जब हमने iOS को पढ़ा है तो iOS के फंक्शन के साथ हम iOS एक्सेस टेक्निक्स भी पढ़ेंगे, एक्सेस मेथड्स भी पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे वो बेसिकली एक्सेस मेथड्स बता रहे हैं। मोस्ट कॉमन मेथड्स टू एक्सेस द कमांड लाइन इंटरफेस इज, कि आपके पास कमांड लाइन इंटरफेस, दो तरह के इंटरफेसेस बताए थे ना मैंने आप लोगों को, CLI और GUI। यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था ना, वी हैव बेसिकली टू टाइप्स ऑफ इंटरफेसेस, द फर्स्ट वन इज CLI एंड देन वी हैव GUI। तो ये बेसिकली किसके एक्सेस मेथड्स बता रहे हैं, ये CLI के बता रहे हैं। CLI स्टैंड्स फॉर ग्राफिकल कमांड लाइन, सॉरी ग्राफिकल नहीं, कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आते हैं कि वो बेसिकली कमांड लाइन के एक्सेस मेथड्स हमें बता रहे हैं। द फर्स्ट वन इज कंसोल, द सेकंड वन इज टेलनेट और SSH, और द थर्ड वन इज ऑक्सपोर्ट। ठीक है, अच्छा, डिवाइस इज एक्सेसिबल इवन इफ नो नेटवर्किंग सर्विसेज हैव बिन कन्फिगर्ड। आपकी सिस्टम जो है वो तब भी एक्सेसिबल होगा अगर उसके ऊपर, या आपकी डिवाइस, देखो इस लाइन को मैं आपको अपने वर्ड्स में बताती हूँ। एक्सेसिबल का क्या मतलब है, एक्सेसिबल का क्या मतलब है, आप यूज़ कर सकते हो, उसको एक्सेस कर सकते हो, इवन नो नेटवर्क सर्विसेज इज कन्फिगर्ड। यानी कि अगर आपकी जो डिवाइस है अगर वो किसी नेटवर्क के साथ कनेक्टेड नहीं भी है तो भी आप उसको एक्सेस कर सकते हो, दैट इज़ राइट। ठीक है, कमांड लाइन इंटरफेस की बात हो रही है कि अगर आपके पास CLI इंटरफेस है तो अगर उसके ऊपर कोई नेटवर्क कनेक्टेड नहीं भी है तब भी आप अपनी डिवाइस को एक्सेस कर सकते हो, एब्सोल्युटली कर सकते हो, राइट। आप मुख्तलिफ कमांड्स लिखकर यू कैन एक्सेस योर डिफरेंट फंक्शनैलिटी ऑफ योर सिस्टम, राइट, या डिफरेंट फंक्शनैलिटीज ऑफ योर डिवाइस। ठीक है, तो यस यू कैन एक्सेस, द फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, द सेकंड वन इज नीड अ स्पेशल कंसोल केबल AKA रोल ओवर केबल। ठीक है, अच्छा, आपको चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए यू नीड अ केबल, यू नीड अ स्पेशल कंसोल केबल। ठीक है, चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए, मेक सेंस। द थर्ड वन इज शुड बी कॉन्फ़िगर्ड विद पासवर्ड्स टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस। ठीक है, आप नेटवर्क के साथ नहीं भी कनेक्टेड हो तो फिर भी आपके सिस्टम को एक पासवर्ड जो है वो ज़रूरी है ताकि अनऑथराइज्ड पर्सन जो है वो उसको यूज़ ना कर सके। जैसे हम लोग अपने सिस्टम्स को आजकल, हालांकि मैं आपको जो एग्जांपल देने लगी हूँ अभी वो GUI ही है, CLI की नहीं है, लेकिन पासवर्ड इज़ अ वेरी कॉमन एग्जांपल, राइट। अगर आप लोग आज की सिस्टम्स के लिहाज से भी देखो, GUI सिस्टम्स के लिहाज से भी देखो, तो इवन इफ़ वी आर नॉट कनेक्टेड विद द इंटरनेट, स्टिल वी हैव पासवर्ड्स ऑन आवर सिस्टम्स, राइट। चाहे वो हमारा मोबाइल हो, चाहे वो हमारा लैपटॉप हो, चाहे वो हमारी कोई भी डिवाइस हो, राइट। वी पुट पासवर्ड्स फॉर व्हाट वी से, फॉर सिक्योरिटी पर्पस, राइट, to stop the unauthorized access, right? So we know the password thing very clearly. The last point is a device should be located in a secure room so console port cannot be easily accessed. अच्छा, आपकी जो डिवाइस है वो बेसिकली किसी सिक्योर प्लेस पे अवेलेबल हो ताकि हमारी जो कंसोल पोर्ट है उसको इजीली एक्सेस ना किया जा सके। ये CLI सिस्टम्स की बात हो रही है, ठीक है, CLI इंटरफेस की बात हो रही है। ओके, ये तो हो गई थी हमारी ना पहली चीज़ जो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ी नहीं थी, कंसोल एक्सेस मेथड। ये कंसोल एक्सेस मेथड हो गया हमारा। दूसरी चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे क्या पढ़ी थी, वी हैव टेलनेट और SSH। तो अब हम वो डिस्कस कर रहे हैं कि बेसिकली व्हाट इज़ टेलनेट और SSH। सबसे पहले उन्होंने टेलनेट बताया, उसके बाद उन्होंने SSH बताया, थर्ड उन्होंने ऑक्सपोर्ट के बारे में बताया। एक एक करके हम तीनों चीज़ों को देख लेते हैं और समझ लेते हैं। मेथड, व्हाट इज़ बेसिकली टेलनेट।
मेथड फॉर रिमोटली एक्सेसिंग द CLI ओवर द नेटवर्क। देखो, टेलनेट जो है वो एक मेथड है ताकि हम अपनी कमांड लाइन इंटरफेस को एक्सेस कर सकें। ठीक है, टेलनेट इज़ बेसिकली वन मेथड। सेकेंड का इट रिक्वायर एक्टिव नेटवर्किंग सर्विसेज एंड वन एक्टिव इंटरफेस दैट इज कन्फिगर्ड। अच्छा, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टेलनेट एंड कंसोल राइट नाउ। कंसोल में हमने क्या बात की थी कि वी डोंट नीड एनी नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन ऑन आवर डिवाइस। अगर नहीं भी है हमारे पास कोई नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन हमारे सिस्टम पे या CLI डिवाइस पे, इंटरफेस पे, तब भी हम अपने सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन टेलनेट इज़ समथिंग कि जिसके लिए आपको एक्टिव इंटरनेट कॉन्फ़िगरेशन भी ज़रूरी है विद वन CLI CLI इंटरनेट नेटवर्क कनेक्शन, एक्टिव नेटवर्क कनेक्शन। ठीक है, तो आपको टेलनेट की सबसे पहली चीज़ क्या पता चली कि बेसिकली इट इज़ अ मेथड टू एक्सेस अ CLI। ठीक है, कमांड लाइन इंटरफेस को एक्सेस करने का एक तरीका है टेलनेट। दूसरी हमने क्या चीज़ सीखी, हमने ये सीखा कि टेलनेट जो है इसके लिए एक एक्टिव इंटरनेट कॉन्फ़िगरेशन होना लाजमी है, और इसके साथ हमारे पास एक CLI, एक्टिव CLI यानी एक्टिव कमांड लाइन इंटरफेस होना भी ज़रूरी है। सो हमें टेलनेट का और कंसोल का डिफरेंस बहुत अच्छे से यहाँ पे पता चल गया। सो इफ़ अ क्वेश्चन कम्स दैट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ टेलनेट और a console access point in iOS, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या डिफरेंस है। ठीक है, अच्छा, कमिंग बैक टू द पॉइंट, हम लोगों ने स्टार्ट कहाँ से किया था? हम लोगों ने iOS से स्टार्ट किया था। ठीक है, और बेसिकली हम लोग किसके एक्सेस पॉइंट्स पढ़ रहे हैं? देखो, हम लोगों ने iOS से स्टार्ट किया, iOS को डिफ़ाइन किया। iOS को डिफ़ाइन करने के बाद हमने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरनेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारे पास था उसकी कितनी लेयरिंग होती है, उन लेयर्स को डिस्कस किया। लेयर्स को डिस्कस करने के बाद हम लोगों ने जो है वो हम लोगों ने 3 से 4 चीज़ें पढ़ी। हमने 3 चीज़ें पढ़ी, हार्डवेयर पढ़ा, हमने शेल पढ़ा, हमने कर्नल पढ़ा। ठीक है, तो यहाँ पे शेल के अंदर हम लोगों ने देखा कि वी हैव 2 टाइप्स ऑफ इंटरफेसेस। द फर्स्ट वन इज CLI एंड द सेकंड वन इज GUI, राइट। तो CLI में फिर हम लोगों ने देखा कि हमारे पास कुछ एक्सेस पॉइंट्स होते हैं, और फिर एक एक करके हमने हर एक्सेस पॉइंट को कवर किया। फर्स्ट हमने कंसोल एक्सेस टेक्निक को कवर किया, देन हमने टेलनेट एक्सेस टेक्निक को कवर किया, और अब हम जो है वो ऑक्सपोर्ट और SSH को कवर करते हैं। ठीक है, SSH बेसिकली स्टैंड्स फॉर सिक्योर शेल। ठीक है, प्रेफर्ड ओवर टेलनेट। अच्छा, उन्होंने यहाँ पे बता दिया है कि पहले हमारे पास कंसोल था, कंसोल से बेहतर टेलनेट आया, टेलनेट से बेहतर अब हमारे पास SSH आ गया। ठीक है, और वो किस बेसिस के ऊपर बेहतर है, ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनकी बेसिस पे हम कह सकते हैं कि SSH इज़ बेटर देन टेलनेट। रिमोट लॉगिन सिमिलर टू टेलनेट बट यूटिलाइजेस मोर सिक्योरिटी। यहाँ पे सिक्योरिटी का फैक्टर है जो कंपैरेटिवली टेलनेट से बेहतर है। ठीक है, द फर्स्ट वन इज द सिक्योरिटी फैक्टर, कि हम लोग कह रहे हैं द सिक्योरिटी ऑफ अ सिक्योर शेल इज बेटर देन द सिक्योरिटी ऑफ टेलनेट। ठीक है, तो द फर्स्ट पॉइंट इज दैट स्ट्रॉन्गर पासवर्ड ऑथेंटिकेशन। वी हैव ओनली 10 मिनट्स रिमेनिंग इन आवर लेक्चर। यहाँ पे मैं आप लोगों की अटेंडेंस ले लेती हूँ। We have Adan, we have Bilal, we have Zain, we have 3 students right now. मैं आप लोगों की अटेंडेंस अपने पास सेव कर लूँ, फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ताकि अगर हमारा सेशन कंप्लीट भी हो जाए तो हमारे पास स्टूडेंट्स की अटेंडेंस मौजूद हो। ठीक है, let me close this। तो आप लोगों की पिछली अटेंडेंस यहाँ पड़ी हुई है, तो यहीं पर सेव कर लेते हैं। अटेंडेंस ऑफ राउटिंग एंड स्विचिंग, लास्ट डेट क्या है? 17। ठीक है, जो अटेंडेंस आप लोगों की होगी उसको क्लोज कर देते हैं और अपना लेक्चर रिज्यूम करते हैं।
अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रही थी कि हाउ दी SSH इज़ बेटर देन द टेलनेट, राइट? सो SSH को हम लोग टेलनेट से बेहतर कुछ पॉइंट्स की बेसिस पे कहते हैं। द फर्स्ट पॉइंट वाज द स्ट्रॉन्गर सिक्योरिटी, द सेकंड वन वाज स्ट्रॉन्गर पासवर्ड ऑथेंटिकेशन। जो पासवर्ड लॉगिन तो हमारे पास टेलनेट में भी मौजूद था, लेकिन इसमें लॉगिन जो है, इसमें जो सिक्योरिटी है, दैट इज़ बेटर देन दी टेलनेट। और सेकंड पॉइंट इज़ पासवर्ड ऑथेंटिकेशन। हमारे पास जो SSHL का पासवर्ड ऑथेंटिकेशन है, दैट इज़ फार बेटर देन दी टेलनेट। तो दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा, यूजिंग इंक्रिप्शन वाइल ट्रांसपोर्टिंग डेटा। अच्छा, इंक्रिप्शन इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़। इंक्रिप्शन का मतलब बच्चों ये होता है कि आप अपने डेटा की शेप को बदल देते हैं ताकि कोई भी अदर पर्सन अदर देन यू उसको ना पढ़ सके। देखो, जो आपने इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सब्जेक्ट पढ़ा है, आई गेस आप पढ़ चुके हो, उसमें आपको अपने डेटा को इनक्रिप्ट करना सिखाया था, अपने डेटा को चेंज करना सिखाया था, कुछ टेक्निक्स लगाकर, ठीक है? तो बेसिकली इनक्रिप्शन हम क्या कहते हैं, हम अपने डेटा को फिजिकली चेंज कर देते हैं ताकि हमारे अलावा कोई और इसको ना पढ़ सके, और फिर जब हम सेंड कर देते हैं ताकि हैक ना हो सके, ताकि कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस ना हो सके, ठीक है? और जब हम डेटा हमारा रिसीव होता है ऑन दी अदर साइड, तो वहाँ पर डिक्रिप्शन हो जाती है, ठीक है? डिक्रिप्शन होने के बाद आपका जो रिसीवर है वो इन्फॉर्मेशन को उसी तरीके से पढ़ सकता है, ठीक है? सो दैट इज़ इनक्रिप्शन। इनक्रिप्शन जो है वो आज तक यूज़ हो रही है। इनक्रिप्शन इज़ अ थिंग विच स्टार्टेड विद दिस SSHL और इट हैज़ बीन यूजिंग टिल नाउ, ठीक है? सो इट इज़ अ वेरी वेरी इफेक्टिव सिक्योरिटी मेजर टू स्टॉप अनऑथराइज्ड एक्सेस ऑन योर डेटा, ठीक है? द थर्ड वन इज ऑक्सपोर्ट, नॉट यूज टू मच। अच्छा, यहाँ पे बता दिया है कि ऑक्सपोर्ट इज नॉट बीइंग यूज्ड these days much. It is out of band connection, use a telephone line, can be used like console point. ये बेसिकली कंसोल पोर्ट की तरह यूज़ किया जा सकता है। ये टेलीफोन केबल नहीं होती हमारे पास, उसको यूटिलाइज करता है। इट इज़ आउट ऑफ बैंड कनेक्शन। आउट ऑफ बैंड कनेक्शन मीन्स कि इसके लिए इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। तो बच्चों, यहाँ पर हम लोगों ने 4 तरह के जो है वो पढ़े कंसोल। द फर्स्ट वन वाज कंसोल पार्ट, द सेकंड वन वाज टेलनेट, द SSH एंड ऑक्स मेथड, ठीक है? तो इस सब में हम लोगों ने बेसिकली पढ़ा क्या, हमारे लिए कौन सा सबसे बेहतर था। हमारे पास टेलनेट था, हमारे पास SSH था और ऑक्सपोर्ट था। तो इन तीनों में से हमारे लिए बेहतर कौन सा है? सिक्योर शेल, ठीक है? उसके बाद हमारे पास है टर्मिनल एम्यूलेशन प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर अवेलेबल फॉर कनेक्टिंग टू अ नेटवर्क डिवाइस, यूजुअली सेम एज टर्मिनल सीरियल कंसोल कनेक्शन। अच्छा, उसके बाद देखो हमारे पास कंसोल पोर्ट तो आ गई, लेकिन उसके बाद वी नीड अ प्रोग्राम फॉर द कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है? टर्मिनल एम्यूलेशन प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं, ठीक है? इसको यूज़ किया जाता है नेटवर्क डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए, ठीक है? सेम एज जैसे हमारे पास कंसोल कनेक्शन होता था वैसे। तो ये मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स होते हैं हमारे पास। जैसे यहाँ पे सॉफ्टवेयर है PUTTV कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है? वो यूज़ करते हुए हम लोग अपने नेटवर्क डिवाइसेस को जो है वो कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दी हुई है PUTTY, और इसके बाद TERA टेरा टर्म, उसके बाद हाइपर टर्मिनल, OSX टर्मिनल। स्टूडेंट्स, आप लोग एक एडिशनल काम ये करो कि इन चारों को गो थ्रू, ठीक है, ओवर द इंटरनेट, इन चारों टर्म्स को पढ़ो और देखो कि बेसिकली ये चारों टर्म्स हैं क्या, और ये सॉफ्टवेयर जो है इन चारों में से कौन सा बेहतर है। इसको इंस्टॉल करो, इनको रन करो, इनकी वर्किंग देखो किस तरीके से हम लोग इनके थ्रू जो है वो नेटवर्क कनेक्शन से कनेक्ट होते हैं। सो दिस कैन बी अ प्रैक्टिकल असाइनमेंट फॉर यू स्टूडेंट्स। आप लोगों की असाइनमेंट्स भी पेंडिंग है। आप लोग देख सकते हो कि ITPM की असाइनमेंट आपकी 20 दिसंबर को पेंडिंग है, और राउटिंग एंड स्विचिंग की 23 को आप लोगों की पेंडिंग है। ओके, उसके बाद द नेक्स्ट थिंग विच वी आर गोइंग टू कवर इन दिस लेक्चर इज
नेविगेटिंग द iOS। अच्छा, हम लोगों ने iOS पढ़ा, iOS के फंक्शंस पढ़े, हम लोगों ने iOS की कंसोल पार्ट को पढ़ा, कंसोल पार्ट को एक्सेस करने की टेक्निक्स पढ़ी। उसके बाद अब हम नेविगेटिंग द iOS को पढ़ेंगे, iOS मोड्स ऑफ ऑपरेशन। ओके, द फर्स्ट वन इज iOS मोड हायरार्किकल स्ट्रक्चर। हमारे पास इसका हायरार्किकल स्ट्रक्चर क्या है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। यू हैव डिफरेंट इंटरफेसेस, यू हैव command router, you have privileged command router, you have global configuration command router, you have interface command router। अच्छा, ये चीज़ें आप लोगों को कब समझ आएंगे, जब आप कोई भी सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल करोगे टू कनेक्ट ओवर दी नेटवर्किंग डिवाइसेस। ठीक है, जब वहाँ पे आप इस तरह का इंटरफेस देखोगे तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस बेटर। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है दैट इज प्राइमरी नोड्स। द नेक्स्ट टॉपिक इज प्राइमरी मोड्स। आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास दो तरह के प्राइमरी मोड्स हैं। द फर्स्ट वन इज यूजर एग्जैक्ट मोड एंड द सेकंड वन इज प्रिविलेज एग्जैक्ट मोड। तो हम लोग देख लेते हैं व्हाट इज यूजर एग्जैक्ट मोड। हमारे पास कितना टाइम भी बनेगा, 2:30। अच्छा, ये स्लाइड फटाफट कवर करते हैं हम लोग। हमारे यूजर एग्जैक्ट मोड और प्रिविलेज एग्जैक्ट मोड में फ़र्क क्या है। द यूजर एग्जैक्ट मोड अलाउज ओनली a limited numbers of basic monitoring commands and is often referred to a view only mode, whereas the privileged mode is default, allowing all monitoring commands as well as execution of configuration or management commands। अपने वर्ड्स में अगर मैं आप लोगों को समझाऊं तो यूज़र एग्जैक्ट मोड इज़ बेसिकली कि ये कौन सा मोड है। दो तरह के मोड्स हैं हमारे पास iOS में। द फर्स्ट वन इज़ एग्जैक्ट मोड एंड द सेकंड वन इज़ प्रिविलेज्ड एग्जैक्ट मोड। जो हमारे पास एग्जैक्ट मोड है दैट इज़ क्या कहते हैं उसको, एक स्टार्टिंग की अप्रोच आप कह सकते हो। ठीक है, जो पहले इंट्रोड्यूस हुआ था, इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें वी हैव लिमिटेड नंबर ऑफ मॉनिटरिंग कमांड्स। ठीक है, इसमें हमारे पास जो कमांड्स होती हैं वो भी लिमिटेड होती है और हमारे यूजर जो हैं वो भी इसमें लिमिटेड होते हैं। और तीसरी चीज़ क्या, कि ये व्यू ओनली मोड होता है। ठीक है, इसमें सिर्फ हम व्यू कर सकते हैं, चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते। वेयर एज जो हमारे पास प्रिविलेज एग्जैक्ट मोड है, प्रिविलेज वर्ड से आप लोग समझ सकते हो कि दिस इज़ बेटर देन द यूज़र एग्जैक्ट मोड। इसमें बेसिकली क्या होता है कि इट यू कैन हैव अ डिटेल एग्जामिनेशन ऑफ योर राउटर। आप डिबगिंग कर सकते हो, आप टेस्टिंग कर सकते हो, फाइल मैनिपुलेशन कर सकते हो, रिमोट एक्सेस होता है आपके पास। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है आप अपने एग्जैक्ट यूज़र एग्जैक्ट मोड से बेहतर होता है। ठीक है, बिकॉज हेयर यू हैव द प्रिविलेज। व्हाट टाइप ऑफ प्रिविलेज डू यू हैव, यू हैव द प्रिविलेज टू basically you have the privilege to test, you have the privilege to debug, you have the privilege to examine your router, you have the privilege to manipulate your file। ठीक है, and you have the remote access। अच्छा, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आज का लेक्चर जो है वो कंप्लीट कर रही हूँ। यहाँ पे आप लोग अनम्यूट करके अपने आप को जो भी क्वेश्चनिंग आप लोगों ने करनी है आप लोग कर सकते हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इस स्लाइड से कंटिन्यू करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लें। रिकॉर्डिंग मैं यहाँ पे स्टॉप कर देती हूँ।